सिर्फ उसकी हमने बात करी थी। तो आज हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमारे लिए क्या क्या है। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या करी थी बच्चों? अकाउंटिंग की डेफिनेशन, और उसके बाद हमने एक डिफरेंस किया था, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड तीसरा टॉपिक जो हमने किया था वो था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही आगे आता है हमारे पास यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, वो हमने किया था। ठीक है बेटा, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। अब काफी सारी जो बातें आएंगे ना, आप में से काफी सारे बच्चे भी कहेंगे सर नोट्स दो नोट्स दो। बेटा सब कुछ किताब में लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया सिर्फ अकाउंट्स में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में जब थ्योरी के पॉइंट में ना आपको ऐसे बुलेट्स में कोई भी पॉइंट्स दे रखे होंगे वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप खुद ही अगर सिलेबस को देखें तो आपको पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम काफी सारी थ्योरी करने वाले हैं बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आपको समझा दूंगा, आपको बस उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ रट्टे मारने हैं आपको, मतलब समझने का उसमें ज्यादा कोई स्कोप नहीं है। जितना समझने का स्कोप होगा वो तो मैं आपको समझा ही दूंगा। बाकी जो आपको लगे कि ये ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा रटने की कोशिश कर देना। और याद रखना, जब मैं आपको हर एक चीज याद करने को कह रहा हूँ तो मैं आपसे 300 प्लस स्कोर की आशा करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सब सिर्फ पास होने के लिए दे रहे हो, तो आपको भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देने। एंड एक समय ऐसा आएगा जब मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट रिवाइज करवाऊंगा, और जब मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, मतलब मान के चलिए वही सब कराऊंगा जो पेपर में आएगा। चलिए, अकाउंटिंग की हमने डेफिनेशन कर ली थी, अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में कि भैया क्यों कर रहे हैं हम अकाउंटिंग। तो सबसे पहले कहता है प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। बच्चों रैशनल का मतलब लॉजिकल होता है या रीजनेबल होता है। तो जब ना आपके पास ठोस बेसिस हैं किसी भी चीज के, तो आप बेसिस को लेके अगर डिसीजन लोगे तो वो ज्यादा रिलायबल डिसीजन होगा। और ये हमने देखा है कि डबल एंट्री सिस्टम में या फिर जो अकाउंटिंग है, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है, तो उससे रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है। नेक्स्ट कहता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही है बच्चों, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट कहता है आपके पास एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट अबव ट्रांजैक्शंस, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका रिजल्ट, मतलब अकाउंटिंग की ही डेफिनेशन को उसने तोड़ रखा है बच्चों। उसके बाद अगला कहता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट हो गई, खत्म। नेक्स्ट कहता है बच्चों फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस मतलब जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फिर पहले आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये मॉनेटरी टर्म्स में एक ट्रांजैक्शन या इवेंट हुई है। उसके बाद उसको मेजर करना है, मेजर करने के बाद रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, रिजल्ट लेना है, एनालिसिस इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना है। अगर घूम फिर के देखो बच्चों, ये सारी की सारी बातें हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कर चुके हैं। अब आ जाता है बुक कीपिंग। ये देखो बच्चों, ये है ना, ऐसी चित्रकारी हो ना तो मतलब जो थ्योरी कंटेंट है वहां ध्यान ही ना देना पड़े। ये देखो बच्चों, इसने बुक कीपिंग दे रखी है, छोटी सी है, अकाउंटिंग दे रखी है उससे बड़ी है, और अकाउंटेंसी उससे बड़ी है। और ये लो बच्चों, जैसे इसने बनाया ना मैं भी कुछ बनाऊंगा, देखो मेरा भी मन करता है, पर मैं लिखूंगा कैसे? जैसे तैसे। ये बच्चों जो सबसे छोटा ये है कॉस्ट अकाउंटिंग, उससे बड़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इन सबसे बड़ा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की फैक्ट्री तक होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है बट इंटरनल ही होता है। वेयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन उसमें होता है। ठीक है, चलिए, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है बच्चों? बुक कीपिंग आप समझते हैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करना, और हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग का सबसेट है। सबसेट मतलब बोल सकते हो बच्चों अकाउंटिंग की एक स्टेज है, एक स्टेज है या फिर एक स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप होता है बुक कीपिंग करना। ठीक है, फोर फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी बोल रहा बच्चों फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, फोर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, आप इनको खुद पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे हर एक उसमें किसी ना किसी बॉडी का नाम आएगा। ठीक है, आपको इनमें से किसी भी बॉडी के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो भी चीज है ये सिर्फ बस वन टाइम रीड कर लेना, ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है बच्चों फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पढ़ाना, ये बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने तो जो भी लिखा है मैं तो अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। देखो, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं बच्चों, इको एंड बिजनेस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करूं,
मैं आपको बहुत डीप समझाऊंगा बच्चों अभी जो हम बात करने वाले हैं। और पहले जब फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है ना बच्चों, तो हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस के कुछ फायदे या कुछ नुकसान है। बट आपको याद रखना है, आप जो फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हो ना, बोलो बच्चों, आज ही बोलना है। मैं डर गया, मुझे लगा कि क्लास ऑफलाइन हो गई। आवाज आ रही है ना बेटा? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। ये ऐसे कैसे हुआ? अपने आप ही मेरे को बाहर फेंक दिया इसने। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ से गया नहीं था क्लास से, अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे को समझ भी नहीं आया। ओके, मैं पता नहीं कब क्लास से गया, मुझे पता भी नहीं चला। अगर बाई चांस क्लास से कभी आउट हो जाते हैं ना, तो आप जल्दी से मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। मैं तो यहाँ तब से पढ़ा रहा हूँ और आपसे क्वेश्चन पूछ के मैं जवाब की इच्छा रख रहा था, और मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा, और मेरा प्रश्न तो कितना आसान था। आरती कितनी देर पहले ऑफ हुआ था मेरा? क्या करवा रहा था तब मैं? उससे पहले ही हो गया था? घोर कलयुग बेटा, घोर कलयुग। चलो ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। वैसे भी अभी हर्षिता मैडम तो अभी अभी आई है। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। वन लेट मी रिपीट वंस अगेन। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हमने लास्ट क्लास में किया था बच्चों, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर मैं आपको बता रहा था कि बच्चों, जिस भी चीज में आपकी थ्योरी के सब्जेक्ट में ऐसे बुलेट्स में चीजें दे रखी होंगी, चाहे ऐसे बुलेट्स हों चाहे ऐसे वाले बुलेट्स हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको उन चीजों को बहुत अच्छे से करना है। चीजों को मैं बहुत डीपली करवाऊंगा, और लास्ट में सब चीज मैं ही रिवाइज आपको करवाऊंगा। और हमारा जो एम है बच्चों, वो 300 प्लस का है। ठीक है, 300 प्लस आपको स्कोर करने हैं अपने फाउंडेशन में, तो पहले ही सेम को आप लेके चलना। तो अब आगे की बातें शुरू करते हैं। तो कल हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग देखा था, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला जो टॉपिक आता है मेरे पास, वो आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अरे बेटा, स्क्रीन शो कैसे होगी? मैंने अभी तो, बेटा यही चीज आपको बोल के बतानी है। जब मैं दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ तो मैसेजेस मेरे पास नहीं आते हैं। अब ठीक है, आ गई स्क्रीन? ठीक है। ओके, सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू, ये अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले कहता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। याद रखना, हमने लास्ट क्लास में जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, सब कुछ उसी के अंदर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। तो जैसे सबसे पहले कहता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, तो हमने देखा था यूजर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जिनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए। रैशनल का मतलब हो गया बच्चों लॉजिकल या रीजनेबल। तो जब भी मैं आपको ना डिसीजन देने के लिए, आपको सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि एक डिसीजन लो, उस डिसीजन को लेने के लिए मैं आपको सारे के सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो आपका डिसीजन ज्यादा बेटर होगा जितने ज्यादा आपके पास फैक्ट होंगे। तो यही बात कहते हैं।
नेक्स्ट कहता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। तो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा है कि भाई इन अ सिस्टमैटिक मैनर बोलता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एम क्या है कि रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बना के रिजल्ट निकालना है और बैलेंस शीट बना के फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट आता है बच्चों फंक्शंस ऑफ मनी की, सॉरी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कि अगर अकाउंटिंग को हम ब्रेक करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हो जाएंगे उसको करने के लिए। तो सबसे पहले कहता है आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। कैसी ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो कि मॉनिटरी होती है। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जो आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया, उसको मेजर करना। मेजर के बाद उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, रिजल्ट निकालना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना। ये सारी की सारी बातें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ी हुई है। नेक्स्ट आता है बच्चों बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस। तो ये इन्होंने बना रखे हैं कि बुक कीपिंग बहुत छोटा सा होता है, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इन्वॉल्व है एंड अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों ही इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको यस बच्चों, अगर मैं आपको समझाऊं तो बुक कीपिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है ओनली एंड ओनली रिकॉर्डिंग, वेयर एज अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफाइंग प्लस समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो पूरा आपने अकाउंटिंग करा है वो, ये अकाउंटेंसी है बच्चों। अकाउंटेंसी का मतलब जो पूरी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सारा का सारा प्लस कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में करवा दिया। ठीक है बच्चों, खाता। अब बच्चों जैसे इसने ये बनाया था ना तो मैंने भी यहाँ आपके लिए बनाया था, लेकिन उस टाइम पे हमारी क्लास ऑफ हो गई थी, तो चलो मैं दोबारा बनाता हूँ। बस बच्चों मेरा मन था, कभी कभी ना मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है ना वो जाग जाता है। तो जब ये बना था तो मेरे को लगा मैं भी कुछ ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको पढ़ाई है। कॉस्ट अकाउंटिंग से बड़ा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी बड़ा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री तक लिमिटेड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन में भी फैक्ट्री के अंदर। वेयर एज ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड है। वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल तो होता ही होता है और एक्सटर्नल भी होता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होगी बच्चों। इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। ये बच्चों जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क दे रखा है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसको आपको रीड करना है। ये बिल्कुल भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार रीड कर लेना, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, बाकी सारी बातें फर्जी हैं। और ये डिटेल में सीएमए फाइनल में जब आओगे ना बच्चों, डिटेल में ये सारी बातें आपको पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये था जो मुझे आपको पढ़ाना था, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और मेरा जो क्वेश्चन आप लोगों से था वो ये था कि बच्चों किसी भी बिजनेस का प्राइमरी एम क्या होता है, ये बताओ। मैं व्हाट इज द प्राइमरी एम, बताओ। वेरी गुड। इकलौता किसी भी बिजनेस का जो एम होता है बच्चों वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसके अलावा कोई दूसरा एम नहीं होता, और है भी तो वो सब सेकेंडरी है कि भैया हमें कस्टमर को सर्व करना है, हमें पब्लिक के लिए कुछ करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। सिर्फ कहने की बात है। अगर बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे तुम्हें पैसा कमाने को मिले तो क्या तुम नहीं कमाओगे? भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर मुझे मौका मिलेगा बिना एम्प्लॉयमेंट दिए पैसे कमाने का, मैं तो कमाऊंगा, आप भी कमाएंगे, सब कमाएंगे। तो ये बात तो कहने की है ना कि हम और भी काम कर रहे हैं। प्राइमरी एम तो बेटा अर्निंग प्रॉफिट ही होता है। चलिए अब ना कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हम पढ़ रहे हैं। आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपका इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स और पढ़ाई तो छोड़ो। देखो मैं कहता हूँ पढ़ाई हमेशा सेकेंडरी है बच्चों, लेकिन कल को बाहर की दुनिया का कोई बंदा आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, तो आपको ना एकदम जो बैलेंस्ड फैक्ट होते हैं ना उनके साथ वो चीजें बतानी है। आप अभी भी डिफरेंस बता दोगे लेकिन अभी वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं होंगे या फिर उतने अच्छे नहीं होंगे, तो अब वो चीज आपकी थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। तो बच्चों फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करूं तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटर। दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा जो फॉर्म होता है बच्चों वो होता है पार्टनरशिप। चौथा जो फॉर्म होता है वो होता है
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और लास्ट में आता है कंपनी। अच्छा बच्चों देखो क्या है ना, कि अभी आपको मेरे साथ एक कसम खानी है कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये एक ही बारी में इतना अच्छा समझ लेंगे कि कोई भी हमसे पूछे तो हम उसे जवाब दे पाए। आपको ये मैं माता रानी की कसम चढ़ा रहा हूं आप सारे बच्चों पे, ठीक है। और जिसने कसम तोड़ी उसे कौवा काट खाए, सच्ची बता रहा हूं मैं। एक बार एक एक लड़की थी, उसने नहीं किया था, उसको 2 बार कौवे ने काटा था क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट उसने मिस कर दिए थे। खैर, अब बच्चों ध्यान से जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना उनको ध्यान से समझना, और सारी की सारी बातें एकदम जनरल है, ऐसे नहीं है कि मैं कुछ बहुत पृथ्वी से कुछ अलग बता रहा हूँ। सब कुछ बहुत जनरल है, सब कुछ नॉर्मली वैसा ही है, लेकिन आपने इतना डीपली शायद वो कभी सोचा नहीं होगा या उस तरफ गए नहीं होंगे सोचने, लेकिन आज मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सोल प्रोपराइटर की, चलो डिस्कशन करते हैं। बच्चों मेरे को ये बताओ सोल प्रोपराइटर के फायदे क्या हैं और सोल प्रोपराइटर के डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोपराइटर बिजनेस, बताओ बच्चों। इन सब के फायदे नुकसान हम करेंगे, फिर अल्टीमेटली सब चीज समझ आ जाएगी, बताओ बच्चों। हम्म। वेरी गुड। और बेटा ये बेनिफिट है, चलो ठीक है, आप इसको बेनिफिट, हाँ इसको डिसएडवांटेज बोल देते हैं कि सारा काम खुद करना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट क्योंकि वो अकेला है तो एक सीक्रेसी का बेनिफिट हो जाएगा कि सारी चीजें सीक्रेट रहेंगी। डिसएडवांटेज ये हो गया कि ऑल बर्डन ऑन वन पर्सन। ठीक है, और बताओ। ठीक है, तो वही बात हो गई बच्चों, ऑल बर्डन ऑन वन पर्सन, सारा बर्डन एक पर्सन पे आ जाएगा। अब चाहे वो काम का बर्डन हो चाहे वो लॉस का बर्डन हो, ठीक है। और डिसएडवांटेज बोलो बच्चों। देखो बच्चों जितनी भी, हाँ बताओ कोई बता रहा है तो। बिल्कुल, फुल कंट्रोल, वेरी गुड। फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये होगा, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, लेकिन सब कुछ इसी को करना पड़ेगा तो वो एक डिसएडवांटेज भी हो जाती है। अब ध्यान से समझिए बच्चों, जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है ना, जितने कम लोग होंगे, आपको पता है बच्चों दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन अर्न करता है? दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है। तो क्यों ना सब लोग कंपनी खोल के काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के लिए बच्चों दिमाग चाहिए, कैपिटल चाहिए, मतलब मनी भी चाहिए और माइंड भी चाहिए। ये दोनों के दोनों जो एम होते हैं ना, एक साथ आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो काफी सारे लोग होते हैं जिनके पास इतना कैपिटल ही नहीं है कि वो लार्ज लेवल पे बिजनेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मोमोज तो आप लोगों को पसंद ही है। आपने मोमोज की बच्चों ऐसी भी दुकान देखी होगी जहां 10 या 20 रुपए की प्लेट मोमोज की मिलती है, और ऐसी भी दुकान देखी होगी, वाओ मोमोज चले जाओ, वहां पे 200 रुपए के 4 मोमोज देते हैं। ठीक है। सो क्या डिफरेंस है? वाओ मोमोज एक कंपनी है जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट देके हाई प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहा है, वहीं दूसरे के पास कैपिटल की कमी है तो इसलिए वो सस्ता रॉ मटेरियल लेके सस्ता आउटपुट दे रहा है और उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। ठीक है। सो अगर यहां एक ही बंदा है तो आपने कहा एक बंदा है तो सर ऑफ कोर्स लो कैपिटल, ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी। और उसके बाद लायबिलिटी बच्चों, सबसे बड़ा पॉइंट, कैसी लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है किसी भी बिजनेस के लिए। आप लायबिलिटी पॉइंट जरूर यूज करेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये ना, कंटिन्यूटी जो होती है इसकी वो लिमिटेड है, कंटिन्यूटी भी लिमिटेड है। क्यों? सोल प्रोपराइटर है। सोल प्रोपराइटर है तो इंसान है, इंसान है आज नहीं तो कल भगवान को प्यारा होगा, जिस दिन वो भगवान को प्यारा हुआ उस दिन उसका बिजनेस भी बंद हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूं बच्चों वो बात जो आपको नहीं पता, ये बातें तो आपको पहले से ही पता थी। अगर आपको इंडिया में रह के अपना सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस रन करना है तो आपको आपको पता है कि सर अगर हमें कंपनी करना है तो मुझे कंपनी बनानी पड़ेगी, मुझे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करना है तो एलएलपी फॉर्म बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप फॉर्म बनानी पड़ेगी, एचओएफ रजिस्टर करनी पड़ेगी। लेकिन अब अगर आपको सोल प्रोपराइटर बनना है तो आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? और बच्चों कमाल की बात यह है कि आप में से काफी बच्चों ने करवा भी रखा है लेकिन आपको पता ही नहीं है। कोई बताना चाहेगा?
चलो मेरे को ये बताओ, आप में से कितने बच्चों का पैन कार्ड बना हुआ है? किसी का पैन कार्ड बना है? कोई मैसेज कर रहा है? मैसेज मत करो मेरे को, मैसेज यहाँ नहीं आते। पैन कार्ड किसका बना है? नाम बताओ बेटा अपना, क्या नाम है आपका जिसका पैन कार्ड बना है? हर्षिता, ठीक है। अच्छा, हर्षिता के साथ साथ बाकी जिन बच्चों का बना है अच्छी बात है, नहीं बना तो मेरे को एक बार बता देना। मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगूंगा, 100 रुपीज की फीस होती है, पैन कार्ड आपके घर पे आ जाएगा, मैं अपने ऑफिस में बनवा दूंगा। पैन कार्ड बनना बहुत जरूरी है लर्निंग के पर्पज से। आपको तो इनकम टैक्स अभी देना नहीं है, लेकिन हर्षिता आप अपना पैन कार्ड देखना, और बेटा आप अपने अपने घर में जिसके पास पैन कार्ड नहीं है किसी का भी पैन कार्ड देख लेना। मुझे अपना पैन कार्ड का नंबर याद है, मेरा है BIYPK5440H। ये है बच्चों मेरा पैन कार्ड। तो पैन कार्ड में पहले 5 लेटर होते हैं, फिर 4 न्यूमेरिक्स होते हैं, फिर एक लेटर होता है। तो बच्चों इसमें ना आप कोई भी पहले 3 डिजिट छोड़ के चौथा डिजिट देखना, सॉरी चौथा आइटम देखना। ये आप सबके पैन कार्ड में, आप लोगों के घर में जिनके भी पैन कार्ड है सब में P कॉमन होगा। दैट P मींस प्रोपराइटर, और दैट P पैन कार्ड बनते ही आपको एक सोल प्रोपराइटर का स्टेटस मिल जाता है। तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि सर मुझे सोल प्रोपराइटर का बिजनेस करना है तो मैं क्या रजिस्टर करूं, तो मैं बोलूंगा बेटा आपके पास पैन कार्ड है क्या? आप कहोगे हाँ सर है। मैंने कहा करो बिजनेस शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे फर्दर आप GST में रजिस्ट्रेशन लेना चाहें या किसी और एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना चाहें वो अलग बात है, लेकिन आप एक लीगल पर्सनैलिटी है अपना सोल प्रोपराइटर बिजनेस करने के लिए अगर आपके पास पैन कार्ड है। ठीक है। उसके बाद बच्चों फोर्थ जो आइटम है वो P होता है। P मतलब प्रोपराइटर। ऐसी अगर कंपनी होती है तो C आ जाता है, कोई ट्रस्ट होता है तो उसमें T आ जाता है, सोसाइटी होती है तो S आ जाता है। तो इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं K की। हर्षिता आप भी देखना, आपका जो ये फोर्थ लेटर है ये आपके सरनेम का लेटर होता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना सिर्फ एक ही नाम लिखता है, जैसे एक मेरे सर हैं उन्होंने सिर्फ राज लिखा है अपने पैन कार्ड में, तो R होगा उनका सरनेम, राज ही सरनेम माना जाएगा। एंड पैन कार्ड में हमारा अगर एक ही नाम है तो वही सरनेम माना जाता है, वरना सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा पैन कार्ड में प्रोपराइटर के बाद का वो होता है। जैसे मेरा खुलबे है, खुलबे मेरा सरनेम है तो यहाँ से के आ गया मेरे पास। तो ऐसे ही आपको पैन कार्ड में देखना, ये आपको मिल जाएगा। तो ये बातें आपको नहीं पता थी। ये तो पता था कि सोलो प्रोपराइटर क्या होता है कैसे करता है, बट ये नहीं पता था कि सोल प्रोपराइटर का बिजनेस सिर्फ पैन कार्ड से शुरू हो जाता है और किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़े बच्चों, अगली हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है बच्चों की HUF में यही जो सोल प्रोपराइटर है ना, इसकी पूरी फैमिली आ जाती है। तो जब पूरी की पूरी फैमिली आ जाती है ना, तो जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स कहाँ रहते हैं? फैमिली में। कहते हैं जो भी प्रॉफिट होगा ना, अब बच्चों ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी HUF कहाँ कहाँ की है। इंडिया में 2 टाइप की HUF होती है, एक कोलकाता साइड की होती है और एक साउथ साइड की होती है। मतलब होती तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन 2 फॉर्म्स होती हैं। इन फॉर्म्स में बस इतना सा डिफरेंस है, जो साउथ की है ना वहां पे जो फीमेल्स होती है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। वेर एज दूसरे में सिर्फ और सिर्फ जो मेल पार्टीज होती हैं वही बिजनेस करने के लिए एलिजिबल होती हैं। तो वहां पे प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ मेल पार्टीज में डिवाइड होता है, और यहाँ पे प्रॉफिट मेल एंड फीमेल सारे लोगों में डिवाइड होता है। ओके, सो प्रॉफिट पूरा का पूरा फैमिली में जाएगा। उसके बाद सीक्रेसी की बात कहें तो अगर मैं सोल प्रोपराइटर से कंपेयर करूं तो बच्चों सीक्रेसी यहाँ पे कम है, लेकिन अगर मैं कंपनी से या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप से मैं इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे सीक्रेसी ज्यादा है। तो आप ना अब जो पॉइंट्स आएंगे वो कंपैरिजन पे बेस्ड होंगे। जैसे हाईएस्ट सीक्रेसी का लेवल सोल प्रोपराइटर पे होता है, लोएस्ट सीक्रेसी का लेवल कंपनी पे होता है। बाकी आपस में कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर यहाँ कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन प्रॉम्प्ट नहीं हो पाते, जो इसका एडवांटेज था प्रॉम्प्ट डिसीजन। प्रॉम्प्ट मतलब होता है बच्चों एकदम ऑन द स्पॉट। यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं हो पाएंगे, डिसीजन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब ज्यादा लोग सोचेंगे तो थोड़ा और बेटर काम होगा, और वहीं ज्यादा लोग कैपिटल लगाएंगे तो और ज्यादा काम बड़े लेवल पे होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली पॉइंट में एक कर्ता होता है, कर्ता ही है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं सबकी लिमिटेड पार्ट वो होती है लाइबिलिटी। कंटिन्यूटी की बात करें तो बच्चों यहाँ कंटिन्यूटी एज कंपेयर टू
सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप ज्यादा होती है क्योंकि फैमिली आगे आगे बढ़ी जाती है, लेकिन कभी एक फैमिली के सारे लोग किसी वजह से अगर मर जाएं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो फिर वो बिजनेस खत्म हो जाता है। ठीक है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ना बच्चों, आप आज तक जैसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस या कुछ और पढ़ेंगे ना, एचयूएफ को आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि इस टाइप के बिजनेस बहुत कम हो गए हैं, और एचयूएफ में भी लोग अपनी ही फैमिली में प्राइवेट कंपनी खोल लेते हैं, अपनी फैमिली में एलएलपी या पार्टनरशिप खोल लेते हैं। तो एज एचयूएफ जो रजिस्ट्रेशन है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ बच्चों, मेरा 8 साल का, मैं 2015 में क्वालिफाई किया है मैंने, तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इन 8 सालों में मैंने आज तक सिर्फ एक एचयूएफ रजिस्टर करी है, सिर्फ एक एचयूएफ। लेकिन वही मैं नंबर ऑफ कंपनीज, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो ये मैंने बहुत सारी रजिस्टर करी है। तो इससे यही पता चलता है कि नंबर ऑफ एचयूएफ बहुत कम होती है, बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में करते हैं। बात खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चों पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में ना एक रूल होता है। पार्टनरशिप में कहता है कि पार्टनर इज एजेंट ऑफ फर्म एंड अदर पार्टनर्स। तो बच्चों जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा ना, तो लॉ में आपको मैं ये पॉइंट करवाऊंगा दोबारा से। तो लॉ ये कहता है कि एक जो पार्टनर है ना बच्चों, वो हमेशा एजेंट, एजेंट मतलब किसी और को रिप्रेजेंट करने वाला। सोचो बच्चों कि हम सब लोग अगर पार्टनर है, मैं आप सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं किसी थर्ड पार्टी के पास गया, तो मैं ये बोल के गया कि मैं आप लोगों का पार्टनर हूं, और आपने कहा हमारा पार्टनर आ रहा है वो आपसे डील करेगा, और वहां जाके मैंने बहुत सारा झूठ बोला और उन लोगों से पैसे ले लिए, और फिर वो पैसे लेके मैं गोवा का एक ट्रिप मार के आ गया। फिर जब उसका फोन आया आप लोगों को कि भाई पैसे लिए थे, अब हमें गुड्स या सर्विसेज तो दो, तो आप कहोगे सर हमें तो मिले नहीं। तो आपको लगेगा आपके साथ धोखा हुआ, और आपके साथ धोखा किसने किया? पार्टनर ने। बट याद रखना बच्चों, ये धोखा पार्टनर ने जब किया है ना, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्टनर्स हो। आपको बाहर की पार्टी ना एक पार्टनरशिप फर्म की तरह देखती है, तो उसे फर्म से डील किया जब उसने मेरे से डील किया, क्योंकि मैं फर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं बाकी पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ऐसे केसेस में बच्चों पार्टनरशिप का जो सबसे बड़ा मतलब कहते हैं ना कि उसे एक अभिशाप मिला हुआ है कि पार्टनरशिप ज्यादा लंबे समय के लिए चल ही नहीं सकती है। उसका बहुत बड़ा जो कॉज है वो ये है कि एक व्यक्ति हमेशा बाकी लोगों को और फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर बच्चों मेरा रिप्रेजेंटेशन गलत भी हुआ, तो मैं तो एजेंट था, मेरे प्रिंसिपल तो मेरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स हैं। तो इवन मैंने नुकसान किया आपस में, आप आपस में मेरे से डील करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी को सब लोग इक्वली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पे करेंगे। तो ये गलत है या नहीं है बताओ बच्चों? गलत कर रहा है कोई व्यक्ति और भर रहे हैं बाकी के सारे, ये गलत है या नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल है ना। बट ऐसा पार्टनरशिप के लॉ में लिखा हुआ है कि भैया जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड ऐसे भी है कि अगर एक ही व्यक्ति की वजह से सारा नुकसान हुआ है, तो आपस में पार्टनर उस व्यक्ति के साथ जो भी डील कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बाहर वाले को पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। बाहर वाले के साथ अगर गलत हुआ है तो उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल है, एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि सोल प्रोपराइटर बिजनेस तो है नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों कि वन पार्टनर इज सॉरी, ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ वन पार्टनर। तो कोई भी एक व्यक्ति गड़बड़ करता है तो वो गड़बड़ सबको उठानी पड़ेगी। वहीं अगर बच्चों आपने मेरे को कहीं पे भेजा था डील करने के लिए, वहां डील क्रैक करके ले आया, क्रैक करने के बाद हमें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो मुझे ज्यादा पैसे दो। आप लोग दोगे मुझे ज्यादा पैसे? क्या आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से ज्यादा दे दोगे मुझे? सच्ची सच्ची बताओ। तो बेटा जब प्रॉफिट मेरे को ज्यादा नहीं दोगे, मतलब मेरे से अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो सब में पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट रहा है, तो मेरी वजह से कुछ गलत भी होगा तो वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट रहा है। तो ये एकदम लॉजिकल बात है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जब तक सुख सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चों पहली जो बात है ये तो है, लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ऐसे ही पार्टनरशिप में ना बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी जो कि बहुत मजेदार है। उसके बाद इसमें बच्चों एक पॉइंट और होता है कि पार्टनरशिप में ना अगर मैं किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना चाहूं, आपने पढ़ा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए मुझे एक एक पार्टनर से पूछना पड़ता है कि क्या मैं एडमिट कर लूं सामने वाली पार्टी को। मान लो बच्चों अभी हम 10 लोग हैं, हम 11वें पार्टनर को रखना चाहते हैं, तो 10 के 10 लोग जब तक हाँ नहीं कहेंगे तब तक 11वां बंदा नहीं रखा जा सकता। ठीक है। 10 में से एक भी व्यक्ति
ने अगर मना कर दिया तो 11वां बंदा नहीं रखा जा सकता। और कभी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सारे के सारे पार्टनर का कंसेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो ये बात भी आप याद रखना। फिलहाल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ पॉइंट देखते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग में जैसे ये कहता है बच्चों, यहाँ प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं होती, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द पार्टनर्स होती है। सीक्रेसी की बात करें तो कंपनी से ज्यादा होती है लेकिन सोल प्रोपराइटर से कम होती है। कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ बेटर कंट्रोल होता है। माना कि प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि 10 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग होंगे, दिमाग ज्यादा होगा और कैपिटल एज कंपेयर टू सोल प्रोपराइटर बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और उसके बाद बच्चों कभी भी अगर आपस में मनमुटाव हुआ ना तो पार्टनरशिप को सब डिसॉल्व कर लेते हैं। एंड मैंने बच्चों पिछले 8 सालों में देखा है ना, हर पार्टनरशिप को जो मैं रजिस्टर करता हूँ ना, हर पार्टनरशिप उसमें से 70% पार्टनरशिप ऐसी होती है दोनों पार्टनर 2 से 3 साल में लड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने ये एसेट जोड़ा था, ये हम ले जाएंगे। एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है बट स्टिल बाद में लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद वो सारी की सारी चीजें खत्म होती है। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों के बीच में पार्टनरशिप होने के बाद उनका बिजनेस और उनकी दोस्ती दोनों ही टूटते हुए देखे हैं। तो पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है। तो उसका जो बेसिक फंडा है ना बच्चों, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी एक पॉइंट था और दूसरा ये था कि गलती कोई भी करे भरेंगे सारे। अब इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों। मान लो ए बी सी डी ई, ये पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे बच्चों और ये पार्टनरशिप में आ गए। पार्टनरशिप में आ गए, इन्होंने काम किया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और इन्होंने एक लोन दिया था, बिजनेस नहीं चला, तो जो लोन था वो 10 लाख का एज इट इज खड़ा है। अब बच्चों अगर 10 लाख का लोन है, मान लेते हैं ये सब इक्वल पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं बच्चों सब इक्वल पार्टनर्स हैं, तो ये जो 10 लाख रुपए हैं ये इन सबको पे करना पड़ेगा। कितना? 2 लाख ईच। सही बात है। अब मान लो बच्चों किसी भी वजह से ई जो है वो हो जाता है इंसॉल्वेंट, तो ई इंसॉल्वेंट हुआ है ना, तो ए बी सी डी जाके बैंक को बोलते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके 2 लाख रिसीव नहीं हो पाएंगे। क्या बैंक मान लेगा इस बात को? क्या बैंक ने ई के साथ इंडिविजुअली कोई डील करी है? बैंक ने तो पूरी फर्म के साथ डील करी हुई है। तो जब बैंक ने पूरी फर्म के साथ डील करी है तो वो कहेगा कि भाई मेरे को ए बी सी डी ई से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आपकी फर्म से फर्क पड़ता है। मैंने फर्म को इतने पैसे दिए तो फर्म को इतने पैसे मुझे वापस करने हैं। तो अब 10 लाख में आप चारों तो 2 लाख देने थे आपको, लेकिन जैसे ही ये इंसॉल्वेंट हुआ ना तो इसके हिस्से के 2 लाख भी आप इक्वल रेशो में दोगे, मतलब अब आपको 2 की जगह 2.5 लाख ईच देना पड़ेगा। तो समझ आई बच्चों आपको ये बात कि सामने वाले का कुछ भी नुकसान हो, उसकी वजह से कुछ भी नुकसान हो रहा है, वो सारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। और सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी तो लाइबिलिटी ही खत्म, सब कुछ आपको ही बियर करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ओके, चलो बेटा। अब क्या हुआ ना कि ये जो पार्टनरशिप थी ना, पार्टनरशिप मैंने बताया कि बुरी बुरे वजह से जो होती है ये बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप को मार दिया जाता है। तो बच्चों मार दिया जब गया ना पार्टनरशिप को, तो पार्टनरशिप गई स्वर्गलोक में। तो कहा कि भगवान मैं स्वर्गलोक में कैसे आ गई? तो भगवान ने कहा कि बेटा तू भी तो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तुझे मैं एक नई फॉर्म ऑफ बिजनेस बना के अब पृथ्वी पे दोबारा उतारूंगा। और हमारे देश में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करके एक पुनर्जन्म हुआ पार्टनरशिप का। ठीक है। अब देखो ये जो मैंने कहानी बताई एकदम वाहियात स्टोरी थी, इस पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। और यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है कि पार्टनरशिप की एक और, मतलब पार्टनरशिप का एक और स्टेज होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपको ऐसा लगता होगा कि एक पार्टनरशिप होती है उसी की तरह दूसरी चीज होती है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उसी की छोटी बहन होगी या बड़ा भाई होगा। ऐसा लगता है ना बच्चों कि पार्टनरशिप जैसा ही फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बट दे बोथ आर सेपरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट रन करता है, एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट रन करता है। अगर ये दोनों एक ही होता ना बच्चों, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पहले नॉर्मल पार्टनरशिप के बारे में बताता, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बताता, लेकिन दोनों के अलग अलग एक्ट है, तो दोनों फॉर्म्स एकदम ही अलग है। तो अगर आज के टाइम पे मुझसे कोई पूछे कि सर इन सब में बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा होता है, तो मैं उसे कहता हूं कि एलएलपी बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, क्योंकि एलएलपी बच्चों एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है बच्चों जो दो ब्रीड से मिलके बनता है, मतलब जो एकदम एडवांस होता है।
तो इसने कंपनी के भी एडवांटेजेस उठा लिए, इसने क्या कहते हैं पार्टनरशिप के भी एडवांटेजेस उठा लिए, और फिर बन गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नाम से ही क्लियर है ना बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड। सो ओनली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि भैया यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कैसी है बच्चों, लिमिटेड। सेम टू सेम कंपनी में लाइबिलिटी कैसी होती है बच्चों, लिमिटेड। उसके बाद और अगर कंपेयर करूं तो सबसे बड़ी जो चीज थी बच्चों कि एक पार्टनर अगर गलत कर रहा है ना, तो पार्टनरशिप के केस में सबको उस चीज को बियर करना पड़ता था। लेकिन एलएलपी के केस में अगर एक व्यक्ति कुछ गलत करता है तो वो उसके लिए पर्सनली ऑब्लिगेटेड हो जाता है, पर्सनली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो यही एलएलपी नॉर्मल पार्टनरशिप से बहुत अलग बना देती है। दूसरा, पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम 20 अलाउ करें हैं, एलएलपी में 200 अलाउ करें। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें वो भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि यहां पे जो पार्टनर है ना, पार्टनर इज एजेंट ऑफ फर्म। कहता है पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट है, लेकिन यहां कहता है फर्म के साथ साथ अदर पार्टनर्स का भी एजेंट है। यहां सिर्फ ये बात बोल के बात खत्म कर दी उसने। तो अगर बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ फर्म का पार्टनर है, वो सिर्फ फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो गई, अगर ए ने जानबूझ के कोई फ्रॉड किया तो बी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट यही चीज अगर पार्टनरशिप में होती है तो ए और बी दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एंड सेम इंटर में आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा का पूरा लॉ पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, पार्टनरशिप भी पढ़ना है। तो ये तो हम डिटेल में आगे भी बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल काम की बात सिर्फ इतनी थी। और अब आते हैं इन सब में सबसे अलग कंपनी में। वैसे मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में बच्चों आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं। कंपनी की हम बात करते हैं तो बच्चों कंपनी की जब भी बात होती है, आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, तो जब आप सेम इंटर में आओगे तो सबसे पहले मैं कंपनीज एक्ट ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि कंपनीज एक्ट अकेला एग्जाम में 50 मार्क का है। कम पूरे 10 पैसा होगा। जिस कंपनी में गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा पैसा है वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। जिसमें सिर्फ कुछ ही लोगों का पैसा है वो प्राइवेट कंपनी हो गई। जिसमें पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक कंपनी हो गई। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर रिलायंस कंपनी कैसी है, आपको लगता है कि सर रिलायंस के ओनर तो अंबानीज है, बट याद रखना अंबानीज के पास कुछ शेयर होल्डिंग है, मेरे पास भी रिलायंस के शेयर पड़े हुए हैं, हो सकता है आपके भी किसी नोन के पास हो, तो हम भी रिलायंस के ओनर है, बट हमारे पास शेयर होल्डिंग बहुत कम है। ऐसी रिलायंस के ढेर सारे शेयर ढेर सारी पब्लिक के पास है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी। अब बच्चों कंपनी क्यों इतना फ्लरिश करती है, क्यों इतना पैसा कंपनी कमाती है, आपको अगर मैं बताऊं ना बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि ये लो बेटा 1 लाख रुपए, मैं कितने रुपए दे रहा हूं तुम्हें, मैं कह रहा हूं ये लो बच्चे मेरे से ले लो 1 लाख रुपए। अब सीरियस मत हो जाना कि सर कहाँ है, लाओ दो, ठीक है, कुछ बातें हाइपोथेटिकल होती है। आप मान लो कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, मैंने कहा कि बेटा आप इसको इन्वेस्ट कर दो, मुझे जल्दी जल्दी बताओ अगर आपको पैसा मिलेगा आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों। अभी इन्वेस्टमेंट का भी एक छोटा सा लेक्चर हो गया आपका, बताओ निकी जी, बताओ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे आप एफडी कर दोगे। हर्षित आप क्या करोगे, शेयर मार्केट। और बताओ और क्या कर सकते हो, पीपीएफ। और बोलो बेटा, एसआईपी, म्यूचुअल एसआईपी बच्चों म्यूचुअल फंड्स में भी होती है, शेयर में भी होती है। एक्चुअली एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कोई आपसे पूछे ना कि सर म्यूचुअल फंड्स में क्या पैसे डालते हैं या फिर, तो ये ना लोगों ने बस क्या है कि आपने ना चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ी है, डीपली नहीं पढ़ी है। तो थोड़ा सा अगर मैं डीपली जाऊं तो एक चीज होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये है कि आप मंथली इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप मंथली इन्वेस्ट जैसे मैं करता हूं बच्चों, मैं तो सीधा कंपनी के शेयर्स पे कर देता हूं, लेकिन डायरेक्ट शेयर्स पे करना बहुत रिस्की होता है, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, तो बच्चों म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे मार्केट के धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। इन धुरंधर लोगों को पता है, इन
धुरंधर लोगों को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, तो ये जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है बच्चों, ये वो लोग हैं जिनको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है और इन्हें पता है अभी इस कंपनी में पैसा निकाल लगाओ, ये कुछ टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 to 8% वेरी करता है, पीपीएफ में 8 to 10% वेरी करता है, म्यूचुअल फंड में आपको करीबन करीब 12 से 18%, और ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, सारे के सारे इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होते हैं। एक शेयर मार्केट ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप सोच नहीं सकते ये आपको 10,000% भी फायदा दे सकता है, और वो भी ज्यादा समय नहीं, 2 साल 3-4 साल में। तो डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, उसका सिनेरियो क्या है, बट कहते हैं ना कि जो चीज के चांसेस जितने ऊपर जाने के उतने नीचे के भी, तो बहुत हाईली रिस्की भी हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों, खैर मेरा कहने का आपको मतलब जो ये है कि मैं आपको कंपनी बढ़ा रहा था, और शेयर्स कहाँ होते हैं? कंपनी में। और कंपनी में ही देखो कितनी ज्यादा वैल्यू ऊपर जाती है, कितनी ज्यादा वैल्यू नीचे आती है। अभी नीचे आने की बात नहीं करते, सिर्फ ऊपर जाने की बात करते हैं। तो कंपनी ही ऐसी है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है और पैसों में खेलती है। क्यों बाकी के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में ऐसा नहीं हो पाता? तो उनका जो बड़े बड़े रीजन है बच्चों, उसमें से सबसे पहला रीजन है कैपिटल। जब मैंने कहा कि पब्लिक कंपनी है, सोल प्रोपराइटर में एक व्यक्ति पैसे लगा रहा है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 लोग पैसे लगाएंगे, एलएलपी में भी कुछ लिमिटेड लोग होंगे जो पैसे लगाएंगे। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं बेटा, पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है? पब्लिक के पास, एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। बच्चों मैंने रिलायंस के सिर्फ 50,000 के शेयर खरीदे हैं, मेरे जैसे लाखों शेयर होल्डर्स हैं। तो सोचो लाखों लोग जब 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो टोटल कैपिटल कितना बड़ा हो जाता है। फिर इनको कहां पैसा इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत आएगी? आपको जब अंबानी जी ने जियो की सिम्स फ्री में बांटी थी, उससे पहले बच्चों अंबानी जी ने 5,000 करोड़ का खर्चा किया था अपना जियो को बनाने के लिए, नेटवर्क पे काम करने के लिए, इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए। तो हमें ये तो लग रहा था कि भाई जियो फ्री में दे रहे हैं, अंबानी जी फ्री में दे रहे हैं, तो उनकी क्या ही कॉस्ट लगी होगी। बेटा सामने वाला आदमी 5,000 करोड़ लगा के बैठा है, और 5,000 करोड़ कमाने के बाद उसने 5 लाख करोड़ की अपनी मार्केट बना ली है पूरी की पूरी टेलीकम्युनिकेशन में। और देखो जियो के जो फ्री की सिम थी, उसके बाद पहले तो आदत लगाई आपको इंटरनेट यूज करने की। तो कहीं ना कहीं इसमें जियो का ही हाथ है कि आज जो हम बहुत ज्यादा इंटरनेट की तरफ आ गए हैं ना, जो प्लान्स बहुत सस्ते हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे जियो का ही हाथ है, जिसके अपने फायदे और अपने नुकसान है। बट ना बच्चों, इसका एक बहुत बड़ा मैं नुकसान आपको बताता हूँ, क्योंकि आप सब आगे इकोनॉमिक्स भी पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना बच्चों, कोई भी ज्ञान अगर किताबों तक सीमित है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब है जब आप उसकी एप्लीकेबिलिटी समझते हो। जियो आया, आपको पता है बच्चों, जियो आया, जियो ने क्या किया, जितने भी बच्चों स्मॉल टेलीकॉम कंपनी थी ना, ये सबको खा गया। क्योंकि स्मॉल टेलीकॉम कंपनी में आपने एक एयरसेल का नाम सुना होगा, आपने टाटा डोकोमो का नाम सुना होगा, उसके बाद एक एमटीएस करके एक आती थी सिम, एमटीएस करके। ये सब ना बच्चों रीजनल कंपनी थी, जैसे एयरटेल, आइडिया, ये नेशनल लेवल पे थी, वैसे ही ये रीजनल थी कि लाइक एयरसेल जो था वो हमारा ईस्ट साइड में काफी अच्छा था, एमटीएस हमारा साउथ इंडिया में होता था। लेकिन जब जियो आया ना, जियो इन सारी की सारी स्मॉल कंपनी को खा गया। अब हमें लगता है कि सर जियो ने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन याद रखना जियो ने धीरे धीरे पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को ओलिगोपोली बना दिया। और इनका तो मन ही है कि ये ओलिगोपोली से क्या बना दे, मोनोपोली बना दे। जहां जहां रिलायंस जाता है वो खुद को मोनोपोली बनाना चाहता है। और खुद सोचिए बच्चों, अगर आप ना इकोनॉमिक्स के और देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो ये तो गलत है। सोचिए जितने लोग एयरसेल में काम करते थे उन सबकी जॉब छूट गई, जिनका वो बिजनेस था उनका बिजनेस ठप हो गया। मेरे भी कुछ जानने वाले थे जो एयरसेल में बड़े लेवल पे काम करते थे, तो उनका भी कुछ ना कुछ काम खराब हो गया। तो इकोनॉमिक्स के लेवल पे ये चीज थोड़ी सी आपको बेकार लग सकती है, लेकिन अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कंपनी का एम ही क्या है? कंपनी का एम है प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो लगता है वो लगे। अब सिंपल सी बात है बच्चों, काम अगर आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, तो मैं ये चाहूंगा मैं आपका भी काम कर लूं। अब दिस इज कंपटीशन, ठीक है? और कंपटीशन में बच्चों जो जिसके पास ज्यादा पैसा है वही सरवाइव कर सकता है, जिनके पास कम पैसा है वो बेचारे कहां से सरवाइव करेंगे? अच्छा, तो एक बड़ा रीजन था बच्चों हमारे पास कैपिटल। इतने सारे लोग मिलके जब काम करते हैं तो कैपिटल बहुत ज्यादा होता है। दूसरा बच्चों होता है बिजनेस की मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडीज। अब सोलो प्रोपराइटर, आप खुद देखो बच्चों, अपने घर से बाहर निकलो, आपको एक परचून की दुकान मिलेगी, आपको एक पान की दुकान मिलेगी, आपको एक दूध की दुकान मिलेगी। आपको लगता है कि क्या ये
सारे के सारे लोग अपने लिए कोई पर्सनल असिस्टेंट रखते होंगे, वो लेबर वर्क के लिए रखते होंगे। क्या कोई अकाउंटेंट ये रखते हैं? क्या कोई डिसीजन मेकिंग के लिए अपने पास मैनेजर रखते हैं क्या ये लोग? ये कभी भी ऐसे रखते नहीं है और रख भी नहीं सकते भाई, सैलरी कहाँ से देंगे? इतना बिजनेस ही नहीं है इतना बड़ा। वेयर एज जो अंबानी साहब की कंपनी है, अंबानी साहब ने रूल बना रखा है कि भाई मेरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसी को बनाया जाएगा जिसके पास 40 साल का तो एक्सपीरियंस हो किसी फील्ड में, उसके बाद वो किसी 10 कंपनी में डायरेक्टर रह चुका हो, ठीक है, और उसके बाद वो मास्टर हो किसी भी एक फील्ड का, किसी भी एक फील्ड का मास्टर होना चाहिए, जैसे अकाउंट्स का मास्टर, टैक्सेशन का, टेक्निकल का, टेलीकॉम का या किसी और चीज का। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें मांगता है। अब ये चीजें अगर मांगता है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए तो उसको सैलरी भी तो लाखों और करोड़ों में देगा। एंड लाख करोड़ रुपए अंबानी जी अफोर्ड कर सकते हैं, रिलायंस अफोर्ड कर सकती है। पप्पन पान वाला क्या लाखों करोड़ों रुपए अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता, इसीलिए वो सब कुछ खुद ही करता है। और यही रीजन है कि पप्पन पान वाला हमेशा एक पान की टपरी लगा के बैठेगा, बट रिलायंस हर साल अपने नए नए ऑफिस खोलेगी। लास्ट मेरे बच्चों लास्ट टू लास्ट बैच में, जैसे आप लोग मेरे से फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चे ने 2019 में मेरे से फाउंडेशन पढ़ना शुरू किया था एंड 2022 में ये बच्चा सीएमए बन गया था। सीएमए बनने के बाद इसका सिलेक्शन हुआ था रिलायंस में। तो मैंने इस रिलायंस में बच्चों ये गया है मुंबई में, मतलब इसकी जॉब है। तो जो प्लांट है ना, वो प्लांट बनाता है जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं उसके लिए केमिकल बनाता है एंड पूरे वर्ल्ड में वो चीज को सप्लाई करता है। तो मैंने पूछा था कि तेरी कंपनी का टर्नओवर कितना है? तो जैसे रिलायंस बच्चों बहुत बड़ा है, हर एक कंपनी का अलग अलग टर्नओवर होता है। तो नॉर्मली 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ भी अच्छा माना जाता है। तो मेरे को अमन ने कहा कि सर रिलायंस में जिसमें मैं हूँ, जिस कंपनी में मैं हूं, उसका टर्नओवर छोड़ो, उसका प्रॉफिट है 10,000 करोड़। अगर बच्चों प्रॉफिट 10,000 करोड़ है तो सेल कम से कम 1 लाख करोड़ होगी। तो सोचो, इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक छोटी सी जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस क्या है, पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स जो है, उसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ का है। तो आप सोचो पूरे के पूरे रिलायंस का कितने लाख करोड़ का टर्नओवर होगा। बहुत बड़ा अमाउंट होता है बच्चों। तो ये काम कंपनी ही कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कंपनी ही ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ऑफ कोर्स जब मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं तो मैंने एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी की बात कर ली आपसे। तो कंपनी के एडवांटेजेस ये होते हैं, और जब आप यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे कि सबसे बेहतर जो होता है वो कंपनी का ही होता है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा था कि क्या फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के लिए। तो सोल प्रोपराइटर के लिए मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग, P&L एप्रोप्रिएशन। याद रखना बच्चों, P&L एप्रोप्रिएशन तब बनाया जाता है जब प्रॉफिट को बांटना होता है। तो जब मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूं तो वहां पे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। सिमिलरली बच्चों एलएलपी में आप कहेंगे सर एलएलपी में भी तो बटेंगे और यहाँ पे भी तो प्रॉफिट्स बटेंगे कंपनी के केस में। तो बच्चों एलएलपी एंड कंपनी में ना कंपनीज एक्ट नया है, पुराने जो कंपनीज एक्ट था 1956 उसमें P&L एप्रोप्रिएशन बनता था। लेकिन कंपनीज एक्ट जो 2013 आया, जो आप लोगों को पढ़ना है, उसमें P&L बनाया ही इस तरीके से जाता है कि जो डिविडेंड हम बांट रहे हैं शेयर होल्डर्स को वो भी आ जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं होती ना एलएलपी एक्ट में ना कंपनी में। ओके बच्चों, यहां तक की बातें ठीक है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी टाइम हो गया है हमारे पास 9:05। चलिए अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट करेंगे। ये वीडियो बच्चों आज ही सारी की सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी जो भी प्रीवियस क्लास हो रखी है। बाकी सारा सिलेबस तो आपको पहले ही मिल चुका है, उसको आप देख लेना। वरना ये जो अभी क्लास हो रही है ये मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको करवा रहा हूँ। तो आप ये याद रखना बच्चों, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए जाएंगे, आपको ना एक एक पॉइंट याद होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट क्या कहता है, इस तरीके से कि आप किसी को समझा पाओ। वरना ये सारे के सारे पॉइंट आज तक आपने देखे हैं, आप क्या सीएमए, इंटर और फाइनल के बच्चे हैं, उनसे मैं भी जब ये कॉन्सेप्ट पूछता हूँ वो नहीं बता पाते। और याद रखना बच्चों, मैं जो इतना टाइम आपको दे रहा हूँ ना इतना डीपली पढ़ा के, क्योंकि ये आपका बेस है। आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा ना, आपकी बिल्डिंग उतनी बड़ी बनेगी और उतनी सेफ बनेगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। सिर्फ यहाँ नहीं, आप जीवन में कुछ भी काम करो हमेशा अपना बेस स्ट्रांग रखना उस पर्टिकुलर चीज में, आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन अगर बेस ही, लाइक आपने पढ़ लिया कि मटीरियलिटी एक कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिटेल में आप किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि जब बेटा इंटरव्यू में देने के लिए जाओगे ना तो इंटरव्यू में आपसे P&L या बैलेंस शीट नहीं बनवाई जाती। वहां यही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही बेसिक चीज आपकी सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए।
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। पहला कॉन्सेप्ट आता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन बताएगा मुझे? मान्य आप बताओ बेटा, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेटा बिल्कुल सही। आप क्या सेकंड ईयर में लॉ पढ़ लिया आपने? तो आपने लॉ नहीं पढ़ा तो आपने ये कैसे बोल दिया कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी? वही आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे ये लीगल एंटिटी नहीं लिखा, ये सिर्फ एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा है। अभी मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूं इन दोनों का क्या होता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट इज सेपरेट फ्रॉम लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो पहले तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैं उस पे आता हूं। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? यस, वेरी गुड। लेकिन आधा सही बोला आधा गलत बोला। कोई और बताना चाहेगा? जो आपने कहा ना ट्रांजैक्शन अलग होते हैं, बट ट्रांजैक्शन नहीं, पूरा का पूरा बिजनेस, बिजनेस सेपरेट है, अलग है। किससे अलग है बेटा? अपने ओनर से। और जो भी आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग पर्पस से कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग होगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी बच्चों? वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। बस ये है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब कि ये एक एंटिटी का मतलब होता है बच्चों इकोनॉमिक यूनिट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपनी का पढ़ ही नहीं रहे हैं। जैसे मान्या ने जो बताया वो कंपनी के लिए बताया, पॉइंट बिल्कुल सही था, लेकिन वो उसने बहुत ऊपर जाके बता दिया। हम तो बेसिक्स की बात कर रहे थे। तो अभी हम सोल प्रोपराइटर की बात कर रहे हैं, तो कहता है कि भाई सोल प्रोपराइटर जो व्यक्ति है वो अलग है, उसका बिजनेस अलग है। सारी की सारी जो एंट्रीज होंगी वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है बच्चों? आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, बैलेंस शीट में यहाँ लाइबिलिटी साइड होती है, यहाँ एसेट साइड होती है। बताओ बच्चों, मैं तो भूल गया कैपिटल को कहाँ डालते थे। कैपिटल को तो एसेट साइड पे डालते हैं ना हम। कहाँ डालते हैं बच्चों कैपिटल? अच्छा, लाइबिलिटी साइड डालने लग गए अब। ओहो, मैं तो, मेरे को पता ही नहीं ये बात। चलो बच्चों, किसी ने कहा कि सर कैपिटल को तो लाइबिलिटी साइड डालते हैं, आपको तो पता भी नहीं कहाँ डालते हैं। बच्चों कैपिटल को लाइबिलिटी साइड डालते हैं। अब आप सोचो कि कैपिटल तो वो चीज है जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये तो एसेट होना चाहिए ना। बट याद रखना बच्चों, कैपिटल को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि अगर मैं बिजनेस हूं, आप मेरे ओनर हो, तो आपने मुझ पे पैसा लगाया, ये पैसा मुझे आपको एक दिन वापस देना होगा। तो ये कैपिटल जो है बच्चों, ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी ऑफ ओनर। वहीं अगर मैं लोन की बात करता तो ये बिजनेस की एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। So that is the reason capital appears on the liability side. Why? Because it is a liability of business towards the owner. ठीक है। सो ये हो गई बात मेरे पास एंटिटी कॉन्सेप्ट की। अब मैं मान्या की बात करता हूं, जिसने कहा था कि सर कंपनी इज अ लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि हमारी जो लीगल पहचान है वो अलग होना। तो आपको पता है कि सोल प्रोपराइटर में बिजनेस की अलग पहचान नहीं होती। ये अलग बात है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय हम करते हैं, लेकिन सोल प्रोपराइटर में हमने देखा अगर ए का बिजनेस है, ए मर जाए तो बिजनेस अपने आप खत्म हो जाएगा। सो इसका मतलब ए ही बिजनेस है, बिजनेस ही ए है। ए के बिजनेस की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है अगर वो सोल प्रोपराइटर है। लेकिन कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अगर सोल प्रोपराइटर बिजनेस है ए का, ए लिमिटेड, उसमें कुछ फ्रॉड हुआ तो जेल कौन जाएगा? ए। पेनल्टी कौन पे करेगा? ए। लेकिन रिलायंस के केस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पेनल्टी रिलायंस पे करेगा, अंबानी साहब नहीं करेंगे। अगर किसी को जेल होगी तो वो मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बंदे को होगी, अंबानी जी को नहीं होगी। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सेपरेट लीगल एंटिटी में। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एक लीगल पहचान उसकी अलग है, किसकी? कंपनी की। कंपनी के साथ साथ याद रखना बच्चों, एलएलपी भी, एलएलपी एंड कंपनी दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लेकिन इसके अलावा चाहे आप सोल प्रोपराइटर पढ़ो, पार्टनरशिप पढ़ो, एचयूएफ पढ़ो, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बट अकाउंटिंग के टर्म्स में एंटिटी कॉन्सेप्ट इन पे एप्लीकेबल होता है। क्या दोनों पॉइंट्स में अब आपको क्लैरिटी है क्या डिफरेंस है? किसी को डाउट है तो वो पूछ ले। मान्य क्लियर है अब आपको मैंने क्या बताया?
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटिटी के बाद है बच्चों नेक्स्ट गोइंग कंसर्न पीरियड। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अब कोई मेरे को जल्दी से बताए गोइंग कंसर्न क्या होता है? वेरी गुड। और कोई बच्चा बताए? और कोई? एनीवन? ठीक है बच्चों, ये कहता है द बिजनेस की ना इंटेंशन जो होती है वो होती है कि बिजनेस हमेशा कंटिन्यूअसली रन करता रहे, कंटिन्यूअसली रन। तो बिजनेस हमेशा ही चलता रहे। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ शटिंग डाउन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। क्या बोलता है? नो इंटेंशन ऑफ शटिंग डाउन द बिजनेस। अब ये मैं बताता हूं आपको बच्चों, कहता है कि नो इंटेंशन ऑफ शटिंग डाउन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है। ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के जो ऑपरेशन होते हैं ना, अब याद रखना बच्चों, कभी भी मैं आपसे बिजनेस ऑपरेशन बोलता हूँ, बिजनेस ऑपरेशन का मतलब है कि बिजनेस किस वजह से, व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। लाइक कॉन्सेप्ट बाबा में आप पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट बाबा का मेन काम है आपको पढ़ाई प्रोवाइड करना, एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना। इस तरीके से मोस्टली जो कंपनीज होती है वो या तो गुड्स प्रोवाइड करती हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उनके बिजनेस ऑपरेशन होते हैं उस पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन, उस पर्टिकुलर चीज की सेल। तो प्रोडक्शन एंड सेल ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑपरेशन होता है। तो ये कहता है कि बच्चों वो चाहते हैं कि वो कभी भी अपने बिजनेस को ना शट डाउन ना करें। बिजनेस को नहीं, बिजनेस ऑपरेशन को याद रखना है। बिजनेस ऑपरेशन को शट डाउन करने का जस्ट ऑपोजिट वर्ड है बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई का कोई मतलब बताए मुझे क्या होता है? फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना बच्चों, इसका मतलब बताओ क्या होता है? ठीक है बच्चों, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि मैं जैसे अभी एजुकेशन का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा कुछ यूनिवर्सिटी का वर्क भी है, मेरा कुछ अपना ही प्रैक्टिसिंग भी है, प्लस मेरा एक और काम है जो शुरू होने वाला है। तो इसको कहते हैं कि मैंने अलग अलग जगह हाथ डाला है, तो मैं अलग अलग चीजें कर रहा हूँ और हर एक चीज ऑलमोस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस से। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बहुत सारे काम करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया हुआ है। और हर एक बिजनेस ये चाहता है कि वो ग्रो करे, डाइवर्सिफाई करे और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। कोई भी बिजनेस ये नहीं कहता कि भाई मजा आ जाएगा बर्बाद हो जाऊं, आई लाइक इट, मजा आ जाएगा कि नुकसान हो जाए और मैं पूरा बर्बाद हो जाऊं। ये किसी भी बिजनेस की इंटेंशन नहीं होती। तो गोइंग कंसर्न यही कहता है कि हर एक बिजनेस हमेशा ग्रो करता रहे एंड खुद को डाइवर्सिफाई करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। जितना भी बिजनेस कोई डाइवर्सिफाई होता है वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, एक कंपनी है आईटीसी कंपनी। क्या आपने आईटीसी कंपनी का नाम सुना है? क्या बात कर रहे हो, सही में नहीं सुना? हे भगवान, और कोई है जिसने आईटीसी कंपनी का नाम सुना है? चलो ठीक है बच्चों, आपने सुना है। क्या नाम है कहाँ सुना है ये नाम आपने? फूड प्रोडक्ट, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब देखो आईटीसी कंपनी की मैं कहानी सुनाता हूँ आपको बच्चों। आईटीसी कंपनी आजादी से पहले की कंपनी है। जब आजादी से पहले था तब इसका नाम था इंपीरियल टोबैको कॉरपोरेशन। आज इसका नाम आजादी के बाद है इंडियन, इंपीरियल को कर दिया बच्चों इंडियन, टोबैको को टोबैको रहने दिया, कॉरपोरेशन को कंपनी कर दिया। याद रखना है कॉरपोरेशन एंड कंपनी एक ही चीज होती है। तो इंडियन टोबैको कंपनी, तो आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि बच्चों ये तो तंबाकू में कुछ करने वाली है। और अभी आपकी साथी ने कहा कि सर ये तो फूड प्रोडक्ट बना रही है। तो यही बात आपको समझनी है बच्चों कि आईटीसी बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था ना, इसने इनिशियली टोबैको प्रोडक्ट्स बनाए थे। अब टोबैको प्रोडक्ट्स में इनकी कुछ सिगरेट्स भी आती है, ठीक है, सिगरेट्स के साथ साथ इनके कुछ सिगार भी आते हैं एंड कुछ वो पान मसाला टाइप जो टोबैकोज होते हैं वो सब आते हैं। तो उस टाइम पे ना इंडिया में इन लोगों ने ना, देखो बच्चों जैसे ना पानी आपको पता है आज से 50 साल 60 साल पहले ना पानी फ्री का होता था। फिर किसी ने कहा क्यों ना मैं इसको बोतल में भर के बेचूं, तो बोतल में भर के बेचने लग गए तो पानी बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली इंडिया में आज से 100 साल पहले या फिर 50 60 साल पहले टबैको बहुत ज्यादा यूज होता था एंड टबैको बहुत आम प्रोडक्ट होता था। अब डिपेंड करता है आप किस कल्चर से आते हैं,
बट नॉर्मली मेल फीमेल का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। टोबैको एक कल्चरल प्रोडक्ट था जिसको कोई भी यूज करता था। सो इन्होंने ना टोबैको को, कुछ सिगरेट बनाई, कुछ बीड़ी बनाई, कुछ सिगार बनाए, तो लोग ज्यादा उसकी तरफ खींचे चले आए और बहुत सारे लोगों ने इस टोबैको को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट पे इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। फिर जब इन्होंने देखा इंपीरियल टोबैको कॉर्पोरेशन ने या इंडियन टोबैको कंपनी ने कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, चलो कुछ और शुरू करते हैं। तो बच्चों टोबैको, पहला इनका इंडस्ट्री थी टोबैको। फिर ये आ गए बच्चों हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। अब मेरे को जल्दी से बताओ हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? क्या? होटल सर्विस, वेरी गुड। तो बच्चों इन्होंने अपनी आईटीसी मौर्य होटल, आपने मौर्य होटल का नाम फॉर श्योर सुना होगा, मौर्य होटल्स की चेन शुरू करी। आईटीसी मौर्य होटल्स, तो वो पूरी की पूरी चेन मौर्य होटल्स की इन्हीं की है। एक दिल्ली में भी है मौर्य होटल। उसके बाद जब हॉस्पिटैलिटी इनका अच्छा चला गया तो इन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा सा बच्चों के लिए काम करते हैं। तो एक स्टेशनरी प्रोडक्ट बना दी इन्होंने, स्टेशनरी मार्केट में भी घुस गए और वहां पे इन्होंने अपना क्लासमेट का प्रोडक्ट बनाया। क्लासमेट के रजिस्टर्स आपने नोटबुक्स जरूर देखी होंगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया एक एफएमसीजी, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, उसमें कुछ खाने पीने का ब्रांड बनाते हैं। तो ये आ गए बच्चों फूड सेक्टर में, और फूड सेक्टर में आके इन्होंने एक ब्रांड शुरू किया जिसका नाम है सनफीस्ट। देखा होगा आपने सनफीस्ट के। सनफीस्ट इनका एक कंपनी है जो फूड फूड से रिलेटेड ब्रांड है। उसका अपना एक ब्रांड है yippee करके, सनफीस्ट के ये yippee नूडल्स। सो और कुछ बिस्किट्स भी आते हैं, तो वो सनफीस्ट जो है वो इन्हीं का ब्रांड है। तो देखो किस तरीके से टबैको से काम शुरू करते हुए डाइवर्सिफाई करते 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 कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिए। और अभी इनका एक और ब्रांड है बच्चों जो क्लोथिंग से रिलेटेड है, मेरे को उस ब्रांड का नाम याद नहीं है, बट इन्होंने क्लोथिंग से रिलेटेड भी काम किया हुआ है। आई थिंक इट्स ब्लूबेरी, जो ब्लूबेरी नाम है, ब्लैकबेरी नाम है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो क्लोथिंग रिलेटेड ब्रांड भी है। तो इसको बोलते हैं बच्चों बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। ठीक है। एंड गोइंग कंसर्न का यही मतलब है कि बिजनेस खुद को हमेशा आगे बढ़ाता रहे। एंड जैसे ही ज्यादा प्रॉफिट आए, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप सिर्फ बहुत प्रॉफिट भी कमा रहे हो और आप सिर्फ टोबैको पे ही काम कर रहे हो, तो टोबैको की एक लिमिटेड ही तो डिमांड होगी ना। अब सही समय है कि आप किसी और बिजनेस में डिमांड क्रिएट करो और पैसा कमाओ। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर पे जाके वो अलग अलग पैसा कमा रहे हैं। एंड आईटी से भी बहुत ज्यादा बढ़िया अगर आपको देखना है तो आप रिलायंस कंपनी देखना बच्चों, कि रिलायंस कंपनी जो है कितना, मतलब कितने सारे सेक्टर्स में है, कितना खुद को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो रिलायंस से बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं है। ऐसे ही बच्चों अगर रिलायंस की बात करूं तो धीरू भाई अंबानी थे जिन्होंने एक कंपनी शुरू करी थी जिसका नाम था रिलायंस। उसके बाद उनके दो बेटे हैं, एक है अनिल अंबानी और दूसरे हैं मुकेश अंबानी। ये तो आपको पता ही होगा ना बच्चों। तो रिलायंस का जो बिजनेस था बच्चों वो डिमर्ज्ड हो गया था, दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, लड़ाई की वजह से दोनों बिजनेस को अलग कर दिया गया। और अनिल अंबानी साहब को जो बिजनेस मिला उसका नाम हो गया अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप। अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप, एडीएजी। और एडीएजी आज के टाइम पे बुरी तरीके से फेल हो चुका है। और मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस, आरआईएल। और जिस टाइम पे बच्चों ये डिमर्ज्ड हुआ था ना, उसमें एडीजी की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लेकिन आज अगर आप सिनेरियो देखो तो मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है या रिलायंस की जो नेटवर्थ है वो बहुत ज्यादा है। एडीएजी तो ऑलमोस्ट हर चीज में बर्बाद हो चुका है। चलिए, तो ये था बच्चों पॉइंट हमारे पास गोइंग कंसर्न का। आगे चलते हैं बच्चों। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसे सिंपली मैं पीरियड कॉन्सेप्ट भी बोल देता हूँ। तो पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि हमारी जो अकाउंटिंग की लाइफ होगी ना उसको हम कुछ इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सोचो बच्चों, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, करे जा रहे हो करे जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे। मतलब सोचो कि आप स्कूल में गए, तो आपके टर्मिनल्स, यूनिट टेस्ट और उसके बाद फाइनल एग्जाम हुए। फिर फाइनल एग्जाम के बाद डिसाइड हुआ कि आपको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। अगर ऐसा नहीं होता और आपको पढ़ाई करवाई जाती, आप सिर्फ फर्स्ट क्लास में ही रहते। सोचो बच्चों, अभी फाउंडेशन की जगह 12 साल आपके एग्जाम नहीं होते और आप फर्स्ट क्लास में ही रहते, तो बुरा नहीं लगता? क्योंकि कभी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन नहीं होता, आपको यही नहीं पता चलता आपने ग्रोथ कितनी करी। तो अपने परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम अकाउंटिंग लाइफ को कुछ इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। जिन इक्वल इंटरवल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड मोस्टली जो होता है बच्चों वो होता है एक फाइनेंशियल ईयर का।
फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं ना हम, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो ये बात तो आपको पता है। तो मैंने बस आपको इतना बता दिया कि बेटा अकाउंटिंग पीरियड इज इक्वल इंटरवल इन विच लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड। ठीक है, तो वो इक्वल इंटरवल है जिसमें बिजनेस की लाइफ हम डिवाइड करते हैं। नाउ द रीजन इज क्यों करते हैं, ताकि हम उसका असेसमेंट कर पाए, देख पाए कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, क्लियर है बात? एक बार हाँ बोल दो, क्योंकि बेटा आगे प्रश्न पूछना है मुझे उस पर आपसे। क्लियर है ना आप सबको? आपको ये पता है अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का रखते हैं हम सब लोग, ये वाला। इवन आपने कुछ क्वेश्चन भी देखे होंगे, वहां पे अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो आप मानते हैं इस बात को कि बच्चों 1 साल का फाइनेंशियल ईयर होता है, या फिर अकाउंटिंग पीरियड हम 1 साल का रखते हैं? मानते हो ना इस बात को? पर बेटा मेरा मन है कि मैं ना कभी भी दुनिया के हिसाब से काम नहीं करता। तो मैं कहता हूं कि भाई मैं तो 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बनाऊंगा। आप कहोगे कि सर आप ऐसे तो हम आपसे तेज हैं, हम 18 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बताएंगे। ठीक है, और ये तो कुछ नहीं है, मान्य तो गुस्सा हो गई, मान्य कह रही सर मैं तो सरकार की तरह हूं, 5 साल का अकाउंटिंग पीरियड बनाऊंगी। अब बताइए बच्चों कि क्या हम सब लोग ऐसा कर सकते हैं कि मैंने सिर्फ 6 महीने का बना लिया, आपने 18 महीने का और मान्य ने 5 साल का? क्या ऐसा हो सकता है? हम ऐसे अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हैं? यस और नो? सब नो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। आज के बाद जीवन में बच्चों कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको दी जाएगी, आपका आंसर कभी नो हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में सब चीजें पॉसिबल है कुछ ना कुछ कंडीशंस के साथ, लेकिन वो चीज आपको होते हुए नहीं दिख सकती, क्योंकि एक नॉर्मल जो फैशन बना आ रहा है ना, वो उसको अलाउ नहीं कर रहा। बट टेक्निकली अगर आप चाहें तो हर एक चीज पॉसिबल है। जीवन में भी वही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही होता है। तो बच्चों जैसे मैंने आपका कहा कि मैं ये पीरियड रखना चाहता हूं, तो मैं ये पीरियड रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रॉफिट 5 साल में निकालूं, 18 महीनों में निकालूं, भाई मेरा बिजनेस, तुम्हें क्या। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है, आप कहोगे कि सर मान्या ने 5 साल के लिए बना लिया, लेकिन सोल प्रोपराइटर है, इसे तो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अपना डाटा तो बनवाना पड़ेगा ना 1 साल का ही। तो 5 साल का पीरियड लॉ अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन मान लो कि मेरी इनकम टैक्स लाइक इनकम ही नहीं है, तो क्या मैं 5 साल में अपनी अकाउंटिंग नहीं कर सकता? बिल्कुल मैं 5 साल में कर सकता हूँ अपनी अकाउंटिंग, कोई रोकेगा थोड़ी। उसके बाद अगर 1 साल से ऊपर की अकाउंटिंग चाहे तो काफी सारी लॉ हैं बच्चों, जो एक एक साल की हमसे डिटेल मांगते हैं। अगर आप उन लॉ के अंडर नहीं फॉल कर रहे, तो आप 1 साल से ऊपर का अपना अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से कम का रखते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है ना बच्चों, ओवरबर्डन हो जाता है कि बार बार हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। लेकिन आप कभी बच्चों किसी भी दिन इकोनॉमिक टाइम्स उठाओ, ऐसा नहीं कि आप आज ही उठाने लग जाओगे, आज मत उठाना बच्चों। इसको आप उठाना अराउंड 30 सितंबर से लेके 30 सितंबर से लेके आप इसको उठाना 15 अक्टूबर, इस दिन पे उठाना। तो आप तो ना इसके लास्ट पेजों में बहुत सारी कंपनीज की बैलेंस शीट दिखाई गई। काफी सारी कंपनीज अपनी जो बैलेंस शीट है, ऑफ कोर्स बैलेंस शीट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर स्टेटमेंट्स, तो वो क्वार्टरली भी देती हैं, वो हाफ ईयरली भी देती हैं, और वो एनुअली भी देती हैं। अब अगर बच्चों वो क्वार्टरली आपको अपना दे रही है, तो दैट मीन्स उन्होंने अकाउंटिंग पीरियड अपना क्वार्टरली बना रखा होगा, तभी तो क्वार्टर में अकाउंटिंग करके उन्होंने दे दी। याद रखना है बैलेंस शीट सिर्फ एक बार बनती है साल में, लेकिन बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं, उनका जो भी ब्यौरा है या जो भी उनका क्रक्स है, वो आप क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली कैसे भी दे सकते हैं। तो बात क्लियर है बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड हम रखते हैं 1 साल का, लेकिन उससे ऊपर और नीचे रखना भी पॉसिबल है। बट देयर आर सेवरल लॉज विच हैव टू बी फॉलोड, एंड दे डोंट अलाउ अस टू मेक अ फाइनेंशियल ईयर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, वो अलाउ नहीं करते, बाकी प्रैक्टिकली हो सकता है। क्लियर है ना बच्चों बात? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को तो क्या ही बताऊं बच्चों, ये तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी आइटम हम करने वाले हैं, वो सारे के सारे हम मनी में ही मेजर करेंगे। और मनी में मेजर करने की वजह से जो भी टर्म्स हम फाइनलाइज करेंगे, हमारे पास हमेशा आंसर इन रुपीज मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे डेटर्स कितने के खड़े हैं, आप कहोगे सर इतने रुपीज के हैं।
मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप कहोगे कि सर आपकी बैलेंस शीट के इतने रुपीस की है, मतलब नेटवर्थ आपकी इतने रुपीस की है या नेट एसेट्स इतने रुपीस के हैं। तो हर एक चीज को इन टर्म्स ऑफ रुपीस ही डिफाइन किया जा सकता है, और जो भी चीज मनी में मेजर नहीं हो सकती उसको आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो आई होप मैंने आपको लास्ट क्लास में एक डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, ये पढ़ाया था ना? नहीं पढ़ाया ये मैंने आपको, जाने किसको पढ़ा दिया मैंने। चलिए ठीक है। तो बच्चों एक अकाउंटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक अकाउंटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको याद रखना है कि आज के टाइम पे या फिर पिछले 10-15 साल से बच्चों सिर्फ और सिर्फ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज होती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पुराना जमाना था, आपके दादा दादी नाना नानी के टाइम का जमाना था। तो कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है बेटा, इसमें कहता था, पहले सिर्फ कैश बेसिस की मैं बात कर रहा हूं। कैश बेसिस अकाउंटिंग में कहता था कि बेटा जब भी कैश में आप ट्रांजैक्शन करेंगे आप तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो आपकी रिकॉर्डिंग कब हो पा रही है बच्चों? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट। कि जब भी पैसों की पेमेंट हो रही है या पैसों की रिसिप्ट हो रही है, पैसा मिल रहा है, आप तभी रिकॉर्ड कर रहे हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं बच्चे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो 3 में से यहाँ पे पहला तो सिर्फ और सिर्फ कहता है कैश अकाउंट, जो कि एक रियल अकाउंट होता है। कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट हम यूज करेंगे, एंड इनके अलावा पर्सनल अकाउंट यूज करेंगे। तो जब भी मैं ट्रांजेक्शन करूंगा बेटा, तो कैश या बैंक आएगा या फिर पर्सनल अकाउंट आएंगे, इनके अलावा और अकाउंट्स नहीं आएंगे। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी बच्चों, यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजैक्शंस के कितने इफेक्ट्स लिए जाते हैं, ट्रांजैक्शन के जो इफेक्ट होते हैं बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सीएमए में इंटर में आते आते और फाइनल में आते आते आप भूल जाओगे, तो इसलिए मैंने इतने स्टार लगा दिए इस पे। तो बच्चों ट्रांजैक्शन के इफेक्ट सिंगल होगा, डबल होगा, या फिर निल भी हो सकता है, कि एक ही ट्रांजैक्शन का मैं कोई इफेक्ट नहीं ले रहा, एक ही ट्रांजैक्शन का मैं सिंगल इफेक्ट ले रहा हूं, और एक ही ट्रांजैक्शन के मैं डबल इफेक्ट ले रहा हूं। इसी को बच्चों हम डुअल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं या डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। सॉरी, नॉट डबल, आई एम सॉरी, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब आप ये मत समझना कि सर अभी हम पढ़ेंगे कि एक्रूअल बेसिस डुअल या डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। डबल अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स लिए जाते हैं, तो सिंगल अकाउंटिंग में तो एक ही लेना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन के निल इफेक्ट भी हो सकते हैं, सिंगल इफेक्ट भी हो सकता है, या डबल इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये एग्जांपल के साथ मैं आपको करवाऊंगा। और क्योंकि बच्चों हर एक एंट्री के पूरे डबल इफेक्ट तो हम ले नहीं रहे, और आपने देखा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 2 ही टाइप के अकाउंट आ रहे हैं, जिसमें एक पर्सनल अकाउंट तो पूरा टाइप ऑफ अकाउंट है, एंड कैश बैंक एक पर्सनल अकाउंट ही है, एंड कैश अकाउंट जो है ये एक पार्ट है रियल अकाउंट का। तो जब सारे अकाउंट ही नहीं आ रहे, तो हमारा जो डाटा बनेगा, डाटा कैसा बनेगा बच्चों? इनकम्प्लीट डेटा बनेगा, और इनकम्प्लीट होने की वजह से वो अनरिलायबल डेटा होगा। उस पे बेस्ड डिसीजन मेकिंग अगर आप करते हैं तो वो बहुत सटीक या अच्छी नहीं होगी। अब बात करते हैं बच्चों अक्रूवल, जो कि मुझे आपको पढ़ाना है। तो पढ़ाने के लिए कैश बेसिस पढ़ाना जरूरी था, ताकि आप डिफरेंस समझ समझ जाए। तो ये कहता है बच्चों रिकॉर्डिंग करनी है एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स। कहता है बच्चों एक ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको रिकॉर्ड कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल पेमेंट और रिसिप्ट। तो कहता है बच्चों एक्चुअल पेमेंट रिसिप्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ट्रांजैक्शन आपको लग रहा है कुछ भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उसको रिकॉर्ड कर दो। अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कहता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ऑल अकाउंट्स, कि सारे के सारे अकाउंट्स हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये कहता था कि ट्रांजैक्शन के इफेक्ट सिंगल होते हैं, निल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं। यहाँ डबल एंट्री सिस्टम है, तो हर एक ट्रांजैक्शन के कैसे इफेक्ट होते हैं बच्चों? डुअल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, डुअल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। क्योंकि डबल एंट्री हो रही है, सारा का सारा डाटा आप कंप्लीट बनाएंगे,
और कंप्लीट डेटा होने की वजह से ये डाटा रिलायबल हो जाता है। तो अक्रूवल सिस्टम यही कहता है बच्चों कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, आप एंट्री कर लो। अब मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये कि बच्चों कैश बेसिस को सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। उसका रीजन ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं है डबल एंट्री के साथ रिकॉर्ड हो सकता है वो नील एंट्री के साथ भी रिकॉर्ड हो जाए या सिंगल के साथ। अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाता रहता हूं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, पेड टू राम। अगर बच्चों आपने राम को पैसे पे किए हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री बनती है राम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सही बात है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर बच्चों यही एंट्री मैं सिंगल एंट्री सिस्टम में करता तो वहां क्या एंट्री करता? वहां मैं राम अकाउंट को डेबिट करता और कैश अकाउंट को क्रेडिट करता या कैश बैंक को। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट ही लेते हैं हम और पर्सनल ही लेते हैं, इसमें दोनों आ रहे हैं, कैश बैंक भी आ रहा है और राम पर्सनल अकाउंट है। तो इस एंट्री के कैसे इफेक्ट ले लेते हैं हम बच्चों? इस एंट्री के हम डुअल इफेक्ट ले लेते हैं। लेकिन वहीं मैं आपको कहता कि एग्जाम्पल नंबर 2 में परचेज ऑफ मशीनरी, आपने बच्चों मशीनरी खरीदी है, तो अगर मशीनरी खरीदी है अगेंस्ट कैश ही खरीदी है तो आपकी जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही बात है। पर इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं सिंगल एंट्री में करने लगा तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इफेक्ट ही इसका मैं ले पाऊंगा। पहले हमने डुअल इफेक्ट लिए, फिर हम सिर्फ सिंगल इफेक्ट ले पाएंगे। आप पूछेंगे कि सर सिंगल इफेक्ट कैसे? क्योंकि मैं मशीनरी को डेबिट नहीं कर सकता, तो मशीनरी तो यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि मशीनरी एक रियल अकाउंट है। लेकिन टू कैश, कैश को हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैश अकाउंट वहां डेबिट हो क्रेडिट हो जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है जिसकी जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और एसेट में भी बच्चों कौन सा एसेट? एसेट में भी फिक्स्ड एसेट। तो आपको पता है बच्चों कि इस एंट्री के निल इफेक्ट होने वाले। अगर मैं सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता, एंड फिक्स्ड एसेट रियल अकाउंट होते हैं, इनको भी मैं रिकॉर्ड नहीं करता। तो इस ट्रांजैक्शन के आपने डुअल एंट्री सिस्टम में देखा हर एक ट्रांजैक्शन के डुअल ट्रीटमेंट है, बट सिंगल एंट्री सिस्टम में डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन उसके डुअल इफेक्ट भी हो सकते हैं, सिंगल इफेक्ट भी हो सकते हैं और निल इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये आप अच्छे से कर लेना, और स्पेशली ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, जो भी बच्चों मैं आपको ना बार बार बोलता हूं ना कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए फ्यूचर में भविष्य में जब कभी इंटरव्यू में आप जाएंगे ना किसी, या किसी बड़े एग्जाम को देने के लिए बैठेंगे, वहां पे ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, तब आप याद करोगे हाँ सर ने ये तो अलग से ही पढ़ाया था। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डुअल एस्पेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट हमारा हो ही गया है, ये रहा बच्चों डुअल एस्पेक्ट, जो ये मैंने आपको एंट्रीज दिखाई है ना ये वाली, ये है डुअल एस्पेक्ट का पॉइंट, ये भी खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपको बताना है बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, सही बताने वाले को मिलेगा इनाम। सही जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। बताओ बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट से ये समझ आ गया कि सर हम कुछ मैच करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या मैच करने वाले हैं, बताओ। हर्षिता, हाँ हाँ बोलो बोलो। ओके, तो हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस को पीरियड से मैच करते हैं। गलत बोला बेटा, जो मैंने बोला वही सही था, और जो आई थिंक जिसने भी पहले ये बोला था वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोला था। शायद उसको भी क्लियर नहीं होगा, वो भी सोच रहा होगा कि इनकम को एक्सपेंसेस से मैच करते हैं, लेकिन बेटा नहीं। आप कभी भी मैचिंग कॉन्सेप्ट करें ना तो इसके साथ साथ पीरियोडिक प्रिंसिपल या जो हमारा पीरियड कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, उसको साथ साथ पढ़ना बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अलग अलग पूरी लाइफ को अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं ताकि हर एक इंटरवल में परफॉर्मेंस या रिजल्ट पता चले। तो हर एक इंटरवल में रिजल्ट पता चले तो रिजल्ट के लिए आपको उस पर्टिकुलर पीरियड के क्या चाहिए होंगे बच्चों,
पर्टिकुलर पीरियड के इनकम एंड एक्सपेंसेस चाहिए। तो याद रखना है बच्चों, जब आप इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर को मैच करते हो उस पर्टिकुलर ईयर से, तो इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इनकम एक्सपेंस को मैच किया जाता है उस पर्टिकुलर ईयर से। अगर आपको लगता है कि सर P&L हम बना रहे हैं और हमने रेंट पे किया था, लेकिन कुछ रेंट ऐसा भी है जो अभी तक पे नहीं किया, तो आप इसमें ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि ये भी करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन रेंट पेड में था ही नहीं, तो इसीलिए रेंट में नहीं था तो मैंने अलग से ले लिया। सिमिलरली बच्चों, आपने ऑडिट फीस दी है, पर ऑडिट फीस आपने एक साथ 2 साल की दे दी। मैं तो सिर्फ वही खर्चा लूंगा जो इस पीरियड से मैच कर रहा है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा जो प्रीपेड फीस है, तो फिर से मेरा फॉर द ईयर आ जाएगा। याद है, P&L जब हम बनाते हैं कोई भी अकाउंट, वो फॉर द ईयर बनता है। दैट फॉर द ईयर स्पेशली फॉर P&L इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में वंस अगेन बच्चों क्या मैच करते हैं, हम इनकम एक्सपेंस को मैच करते हैं। किसके साथ मैच करते हैं? पीरियड के साथ। याद रहेगा? ग्रेट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आ गया मैचिंग के बाद, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करता हूं बच्चों। रियलाइजेशन जो होता है वो इनकम से रिलेटेड होता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इसमें भी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो CMA इंटर और फाइनल की बातें हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं, पर चीजें आपको ब्रॉडली तभी समझ आएगी अगर मैं सिंपल बोल दूं कि आप कब मान लोगे आपकी इनकम कम है, कब हो चुकी है, तो ये हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, हम इनकम को कब मानते हैं कि वो इनकम है, कब मानते हैं कि रियलाइज हो चुका है। तो याद रखना आपको, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारा किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू रियलाइजेशन से। रेवेन्यू मतलब हो गया बच्चों पैसा, कि आप कब मानोगे कि आपकी इनकम हो चुकी है। तो ये कहता है कि भाई इनकम के लिए ना आपको 3 चीजों का सर्टेन होना बहुत जरूरी है। सर्टेनिटी ऑफ, सबसे पहला है पार्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, कि किसके साथ आपने ट्रांजैक्शन करी है वो व्यक्ति का पता होना जरूरी है। दूसरा, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड तीसरा ऑफ कलेक्शन। तो आपको सर्टेनिटी ऑफ पार्टी ऑफ ट्रांजैक्शन की किसको बेचा है, किससे खरीदा है, वो पता होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पैसा मिलेगा। अगर ये बात की सर्टेनिटी है तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों मैं कहता हूँ आलू ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो, तोरी ले लो। मैं ऐसे जाता हूँ, आपके पास से गया, आपने कहा कि सर आलू दे दो, भिंडी दे दो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने मान्या को सेल करी, मैंने कहा ये लो बेटा मान्या, ये लो आप आलू ले लो। अब मुझे पार्टी भी पता है कौन है, मान्या। ये भी पता है कि आलू कितने किलो लिए हैं, उनकी वैल्यू क्या है, अमाउंट क्या है, ये भी पता है कि मान्या तो पैसे दे देगी। अब मान्या ये कहती है कि सर मैं कल आपको पैसे दूंगी, तो क्या मैं इसको सेल रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, यस और नो? बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्रेडिट सेल हो गई, और क्रेडिट सेल तो बिल्कुल हम रिकॉग्नाइज करते हैं। सही बात है ना? चलिए ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैं बच्चों फिर से कह रहा हूं, आलू ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो। इतने में आप सारी की सारी जितनी भी लड़कियां क्लास ले रही, सब मुंह पे मास्क वास्क लगा के, एकदम नकाब बांध के, एकदम डाकू की तरह आए और मेरी सारी सब्जियां उठा के ले गई। अब मुझे ये तो समझ आ गया कि मेरी सारी सब्जियां जा चुकी हैं, बट क्या वो सेल हुई थी या लूट हुई थी? अगर क्या लूट है, क्या मैं उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ रेवेन्यू? क्या आप सब जिन्होंने लुटेरे लोग, क्या आप कल पैसे वापस करोगे आके? नहीं करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे बीच में नेगी जी हैं। मान लो बच्चों, नेगी जी आई, नेगी जी ने कहा कि सर आलू दे दो 10 किलो। मैंने नेगी जी को आलू दिए। उसके बाद नेगी जी ने कहा कि सर मैं ना आपको परसों पे करती हूँ। और फिर मेरे को 1 महीने बाद पता चला कि नेगी जी ने जब परसों कहा था वो तो कल को ही विदेश जाके शिफ्ट हो गई है। अब क्या मैं इसको सेल रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? बताओ बच्चों, अगर वो विदेश चली गई, क्या सिर्फ मेरा पैसा देने वापस आएगी? तो क्या सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है? तो हम इसको एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
ठीक है, तो यही रीजन है बच्चों, आप क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर पैसों में कलेक्शन की सर्टेनिटी नहीं है, जैसे मैं कहता हूं कि बेटा ये मेरे से पेन ले लो, आप आपने खरीद लिया, मुझे ये भी पता है आप मेरे को पैसे दे दोगे, लेकिन मैंने कहा है इसका अमाउंट मैं आपको बताऊंगा, तो जब तक मैंने अमाउंट नहीं बताया तब तक मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब मैं आपको बच्चों एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सीएमए फाइनल का केस लॉ है, और देखते हैं कि आप इसका सही जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और अगर आपने जवाब दे दिया सही, तो आप समझ लेना कि आपके इतने बेसिक स्ट्रांग हैं कि आप सीएमए फाइनल के भी क्वेश्चन को हिला सकते हो। केस लॉ ये है बच्चों, अपनी लैंग्वेज में बना रहा हूं। मैंने मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाया, बर्गर खा के हो गया बच्चों मेरे को फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होते ही, अब बच्चों क्योंकि मैंने एलएलबी करी है, तो एलएलबी करने का ये फायदा तो होता है कि आप ना कुछ भी करके किसी को भी नोटिस भेजते रहते हैं। मेरे से कोई भी छोटे मोटे भी कोई पंगे लेते हैं ना, तो मैं उसको लीगल नोटिस भिजवा देता हूँ। वहीं फिर सर क्या हो गया, सर माफी चाहते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा, फिर लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं जो लोग ज्यादा टोन में भी बात करते हैं। तो लॉ करने के भी अपने बड़े फायदे हैं बच्चों। चलिए बच्चों, मान लो ये मैं आपको असली केस बता रहा हूँ, ये असली केस है, बस मेरा नहीं है, ठीक है, किसी गुप्ता जी का केस था। तो मैकडी का बर्गर खा के जब फूड पॉइजनिंग हुई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैकडी पे केस कर दिया, सूट फाइल कर दिया बच्चों, और मैकडी का ये जो केस है इनके साथ, ये चला गया कोर्ट में। और कोर्ट में जाके इन्होंने केस में कहा कि सर मुझे चाहिए 5 लाख का कंपनसेशन। ध्यान से सोचना बच्चों, मैंने आज मैकडी के ऊपर केस कर दिया, और केस कर दिया मैंने 5 लाख पे, 5 लाख रुपए का मैकडी पे। क्या इस 5 लाख रुपए को मैं अपनी रेवेन्यू ट्रीट कर सकता हूं, यस और नो? और रीजन बताओ बच्चों, क्या रेवेन्यू ट्रीट कर सकता हूं? जल्दी बोलो बच्चों, क्यों नहीं कर सकता ये बताओ। अच्छा, ये आंसर किसने दिया? नाम बताओ। कॉन्ग्रेचुलेशन प्राची, आपने सीएमए फाइनल की एक केस स्टडी सॉल्व कर दी है। देखा कहाँ आप, कहाँ पहुंचा दिया मैंने आपको। तो एकदम सही पॉइंट टू पॉइंट आपने कहा कि सर आप इसको रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तो कोर्ट में मामला गया है, कहीं और की कोर्ट होती तो अलग बात है, ये तो इंडियन कोर्ट में मामला गया है, पहले तो ये सालों साल चलेगा। और रेवेन्यू आपको पता है एक पर्टिकुलर पीरियड की होती है, तो पहले तो आपको यही नहीं पता कि केस कब सॉल्व होगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आपने 5 लाख का कंपनसेशन किया है, जरूरी है कि कोर्ट 5 लाख का ही आपको कंपनसेट कर दे? अगर मान लीजिए कि कोर्ट आपके फेवर में करता है, लेकिन 5 लाख की जगह आपने को 2 लाख दे दिया, तो अभी अमाउंट की भी तो हमें कंफर्मेशन नहीं है। 5 लाख तो मैंने अपनी तरफ से बोला हुआ है, तो अमाउंट का भी पता नहीं है, तो इस वजह से भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन मान लेते हैं बच्चों, मेरा जो केस था वो 2020 में हुआ है, 2022 में उसका रिजल्ट आ चुका है, और उस रिजल्ट में मेरे को 2 लाख रुपए कोर्ट ने कहा कि 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो जब कोर्ट ने बोल दिया कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, अब मैं इसको अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, क्योंकि भाई कोर्ट का फैसला है, सामने वाली पार्टी को पैसा देना पड़ेगा हर हाल में, चाहे आज दे या कल दे, लेकिन जिस भी पीरियड में मेरे को ये अवार्ड मिला है ना बच्चों, उसमें मैं अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लूंगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये था बच्चों रेवेन्यू रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया हमारे पास बच्चों अभी, वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब इसका भी मैं आपको ब्रॉड लेवल पे बताऊं तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अभी याद रखना, अपने दिमाग में आप सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को रखो, इंडिया को। इंडिया की जब अकाउंटिंग होती है बच्चों, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे हम अकाउंटिंग करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि बेटा, जब भी आप कोई एसेट परचेज करके लाते हैं, तो एसेट की परचेजिंग कॉस्ट ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया परचेज कॉस्ट ऑफ मशीनरी। उसके बाद कहते हैं कि सर इसमें ना बहुत सारे खर्चे कैपिटलाइज कहते हैं करते हैं। जब तक किसी फिक्स्ड एसेट को हम यूज करना शुरू नहीं करते, तब तक उस पे होने वाले सारे के सारे खर्चे हम उस फिक्स्ड एसेट पे ऐड ऑन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये मशीन आई थी, मशीन के लिए मैंने कुछ कैरेज पे किया, तो आप मशीनरी पे ही उसकी वैल्यू ऐड कर देते थे। फिर मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन में लाया, मैंने इसकी इंस्टॉलेशन करी, आप इंस्टॉलेशन को भी ऐड करते हैं, और इसको हम बोलते हैं बच्चों कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू
ऑफ एसेट। और ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट है इसको बोलते हैं बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एंड भविष्य में इस कॉस्ट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, माइनस करेंगे और हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट आएगी। तो जब भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा या तो वो डब्ल्यूडीवी बेस्ड होगा या फिर वो कॉस्ट बेस्ड होगा। आपको पता है एसएलएम डब्ल्यूडीवी दो ही प्राइम मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को मेजर करने के। तो बच्चों डेप्रिसिएशन मेजर कर दूंगा, जो भी डब्ल्यूडीवी आई मान लेते हैं आप 10,000 डब्ल्यूडीवी है इसकी। एंड ऐसा ही सेम प्रोडक्ट मान लेते हैं बच्चों ये मेरा फोन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये फोन मैंने लिया था बच्चों 20,000 रुपए का। आज डेप्रिशिएट करते करते इसकी वैल्यू हो गई 10,000 की। सेम मॉडल आज मार्केट में मिल रहा है 18,000 रुपए का। अब मैं जब इसको मार्केट लेके जाऊंगा तो मैं अपनी बुक वैल्यू देखूंगा इसको बेचने के लिए या फिर मार्केट वैल्यू देखूंगा? बताओ बच्चों मैं क्या देखूंगा, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? सबको पता है कि सर आपने 20,000 का खरीदा था, जो मार्केट में 18 का मिल रहा है वो अलग प्रोडक्ट है, वो एकदम नया है। इसमें तो सर वियर टीयर लग गया, आपने खुद कंज्यूम किया और जैसे आप किसी चीज को यूज करना शुरू करते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एंड ये जो होता है बच्चों ये एकदम साइकोलॉजिकल होता है। वैल्यू कम, याद रखना आपके जीवन में चाहे कोई चीज हो चाहे कोई लोग हो, स्टार्टिंग में उनसे जो प्रेम होता है, जब फोन पहली बार आपके पास आप आया होगा तो आप संभाल संभाल के रखते होंगे, आज तो यूं ही बेड पे फेंक देते होंगे। अब तो एक दो बार फोन गिर भी जाता होगा तो आप कहते छोड़ो उसे, चोट थोड़ी लगती है। लेकिन जब फोन नया नया होता है तो आप बहुत ज्यादा केयर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम चीजों को यूज करते हैं ना तो हमारे लिए उनकी वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ तो हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि यूज होते होते एक्चुअल में वैल्यू कम हुई है एसेट की। तो जब डब्ल्यूडीवी से वैल्यू करके बच्चों डब्ल्यूडीवी 10,000 आ गई ना, तो मैं मार्केट में चाहूंगा ये 10,000 से मैं ऊपर का बेच पाऊं या एटलीस्ट 10,000 का बेच पाऊं, ताकि मेरी पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाए। लेकिन अगर मैं उसे 10,000 से कम का बेचता हूं तो मैं नुकसान में आ जाऊंगा और मार्केट वैल्यू क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होता है बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो जहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, किस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देते हैं? एसेट के खरीदने से यूज होने तक की सारी कॉस्ट, इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है। फिर आपकी जो बुक वैल्यू होती है वो फ्यूचर के डिसीजन से रिलेटेड होती है, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है। पर जब बच्चों आप आईएफआरएस पढ़ेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, भविष्य में आपको यही पढ़ने हैं। तो आईएफआरएस में कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है बच्चों। आप यूएस जाएंगे भविष्य में जॉब करने, यूके जॉब करने जाएंगे तो वहां कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में पढ़ाया ही नहीं जाता। वहां कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट में सिंपली क्या करते हैं, एसेट को परचेज करने में क्या कॉस्ट आई वो प्लस जितनी भी कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है वो हम ऐड कर देते हैं, बट हम माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट मतलब पुराने को हटा के नए को लगाना, इसको बोलते हैं बच्चों रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट में जो कॉस्ट लगी, इंडिया में जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों, इंडिया में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो मान लो नई मशीनरी लगा रहा हूं तो नई मशीनरी को मैं ऑन कॉस्ट दिखाता हूं, पुरानी मशीन को जब बेच देता हूं तो उसको बेच के कम करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल है उसको मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट कर देता हूं। तो आप जो सेल हो रही है उसके प्रॉफिट एंड लॉस को रेवेन्यू ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंड एसेट जो बिक रहा है वो कैपिटलाइज ट्रीटमेंट है। ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज ट्रीटमेंट देता है। ये कहता है कि भाई एसेट से रिलेटेड जो भी है सबका सब यहीं एडजस्ट करो। तो इसने क्या किया बच्चों, ये तो नॉर्मली हम भी ले रहे हैं अपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, लेकिन इसने स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट भी ले लिया कि ओल्ड एसेट को आपने कितने में बेचा, उतने से टोटल कॉस्ट कम हो गई और ये हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। ठीक है, मेरा बताना काम सिर्फ और सिर्फ रेड पेन वाला था, ब्लू वाला आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको याद रहेगा बच्चों कि नए एसेट को लगाने की वजह से पुराने एसेट भी तो बेचना पड़ता है, अब बेचेंगे कुछ तो फायदा होता है, उसकी वजह से नए एसेट की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट कर लिए, अब बिल्कुल अब जो कॉन्सेप्ट बचेंगे वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, बाकी आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड कल बच्चों आपकी मैथ्स और इकोनॉमिक्स बिजनेस दोनों की ही क्लास होगी। ठीक है, यू हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।